तो भाई आज बात कर लेते हैं तीसरी ग्रैनुलोसाइट्स की, जिसको हम नाम दे रहे हैं ओसिनोफिल्स। तो ये जो ओसिनोफिल्स होती हैं ये मेनली वीक फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, मतलब पैथोजन को मारेंगी तो ये फैगोसाइटोसिस की हेल्प से ही, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग फैगोसाइटिक सेल नहीं होती हैं जैसे हमारी न्यूट्रोफिल्स थी। अगर हम इसके न्यूक्लियस को देखने की कोशिश करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी की शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर जो लोब्स होती हैं वो 2 से 4 लोब्स हो सकती हैं। तो अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड लोब्ड न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर लगभग 2 से 4 लोब्स होती हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो हमारी ओसिनोफिल्स होती हैं ये इम्यून सेल्स किस तरीके के पैथोजन को मारती हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो बेसोफिल्स थी वो हमारी एक्टोपैरासाइट को मार रही थी, और ये हमारी जो ओसिनोफिल्स होती हैं ये एंडोपैरासाइट्स को मारती हैं। यानी बॉडी के अंदर अगर एंडोपैरासाइट का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम ओसिनोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स करती हैं। कभी कभार ये जो ओसिनोफिल्स होती हैं ये हमारी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह भी काम करने लगती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करती हैं। आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर मेनली 3 ही सेल्स होती हैं जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? बी सेल, डेंड्राइटिक सेल और तीसरी मैक्रोफेजेस। लेकिन कुछ केसेस में ये जो ओसिनोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं ये भी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करती हैं। यानी जैसे ही पैथोजन कोई बॉडी के अंदर घुसा तो ये जो ओसिनोफिल्स होती हैं ये ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती हैं, और इनको जैसे ही कोई पैथोजन, कोई नॉन सेल्फ एंटीजन बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता हुआ नजर आता है उसको पकड़ती हैं, और इनके ऊपर भी हमारा एमएससी लगा हुआ होगा, जो एमएससी उस पेप्टाइड को, यानी इसके द्वारा जो प्रोटीन पकड़ा गया है, जो प्रोटीन रिकॉग्नाइज किया गया है, उस प्रोटीन का, उस एंटीजन का पेप्टाइड एमएससी लेंगी और वो एमएससी दिखाएंगी टी सेल को, और अल्टीमेटली जो टी सेल्स होती है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है। तो कुछ केसेस में ये जो हमारी ओसिनोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं ये भी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करती हैं। इसका मतलब समझने में आया कि इनके ऊपर भी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं MSC1 और MSC2 लगे हुए होते हैं, जो कि पेप्टाइड को पकड़ते हैं और उसको टी सेल को दिखाते हैं। ये जो हमारी ओसिनोफिल्स है, अगर अगले पॉइंट को देखें तो लिखा हुआ है कि ये जो हमारी ओसिनोफिल्स होती हैं ये 2 एंटीबॉडी के रिसेप्टर्स को अपने सरफेस पर एक्सप्रेस करती हैं। और लेकिन अब ये काम कैसे करेंगी? इनमें, ओसिनोफिल्स में और जो हमारी बेसोफिल्स थी उनमें क्या डिफरेंस होता है, यानी इनका जो पैथोजन को मारने का तरीका है वो किस तरीके से अलग हो जाता है, वो देखो इधर। मान लो ये कोई ओसिनोफिल है, इस ओसिनोफिल के ऊपर ये रिसेप्टर लगा हुआ है, और ये रिसेप्टर है हमारा IgG एंटीबॉडी का। अब जैसे ही कोई नॉन सेल्फ एंटीजन बॉडी के अंदर घुसा और उसे IgG एंटीबॉडी मिल गई, तो वो जो एंटीजन होगा इस IgG एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट पर बाइंड कर जाएगा। और क्योंकि इस IgG एंटीबॉडी का रिसेप्टर इस ओसिनोफिल के ऊपर, इस ओसिनोफिल के सरफेस पर प्रेजेंट है, तो इस FC रीजन की एफिनिटी इस रिसेप्टर के लिए होगी। तो क्या करेगा, ये जा करके इस रीजन पर बाइंड कर जाएगा। तो अगला काम क्या हो रहा है कि ये यहां पर बाइंड हो गई, ये एंटीबॉडी इधर आकर बाइंड हो गई।
और जैसे ही ये एंटीबॉडी जिसके ऊपर एंटीजन लगा हुआ है उसका एफसी रीजन इसके रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी और ओसिनोफिल जाग जाएगी। और जैसे ही ये ओसिनोफिल जाग जाएगी तो इस एंटीबॉडी मतलब इस एंटीजन के साथ साथ ये जो एंटीबॉडी है ये दोनों ही इसके अंदर एंटर कर जाएंगी। मतलब कि ये जो ओसिनोफिल होती है ये एंटीजन के साथ साथ एंटीबॉडी का भी फेगोसाइटोसिस कर देती है। और फेगोसाइटोसिस होने के बाद इसको काल कोठरी में भेज दिया जाता है। फेगोसाइटोसिस का एक ही मतलब है कि अल्टीमेटली जो हमारा नॉन सेल्फ एंटीजन है वो लाइसोसोम में जाने वाला है। लेकिन इस केस में क्या होता है ओसिनोफिल के केस में कि हमारा सिर्फ एंटीजन नहीं जा रहा है लाइसोसोम के अंदर, हमारी खुद की एंटीबॉडी उस एंटीजन को लेकर के अपना बलिदान दे रही है। तो अब लाइसोसोम के अंदर ये पहुंच जाएंगे और यहां पर इस एंटीजन का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो अंतर समझने में आया कि अंतर क्या होता है बेसोफिल्स के बीच में और ओसिनोफिल्स के बीच में। जो हमारी बेसोफिल्स थी वो इस एंटीजन को लेकर के मतलब उसके ऊपर जो एंटीबॉडी लगी थी वो एंटीबॉडी एंटीजन को लेकर के उस बेसोफिल के अंदर फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। लेकिन यहां पर फेगोसाइटोसिस हो जाता है एंटीबॉडी के साथ साथ एंटीजन का भी। समझ में आ रही हैं चीजें? तो ये अंतर होता है ओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स के पैथोजन को मारने के तरीके में। कि वहां जो हो रहा था वो मेनली नॉन फेगोसाइटिक सेल होती हैं, तो वो पैथोजन को खाती नहीं है, मतलब वो कार्निवोर्स नहीं है, और ये खा जाती है तो इसको मान लो ये कार्निवोर है। क्लियर? तो ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि इस ओसिनोफिल ग्रैनुलोसाइट के ऊपर हमारे आईजीजी और आईजीई एंटीबॉडी के रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जिनकी एफिनिटी इन दोनों एंटीबॉडी के एफसी रीजन के लिए होती है। और जैसे ही कोई एंटीजन इनकी एंटीजन बाइंडिंग साइट पर बाइंड करता है एंटीबॉडीज की, तो ये इनका जो एफसी रीजन है वो जा करके इन रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाता है और अल्टीमेटली ये जो ओसिनोफिल्स है ये एंटीजन के साथ साथ एंटीबॉडी को भी निगल लेती है। करेक्ट? अब बात आती है कि ये जो हमारी ओसिनोफिल्स होती हैं ये एंडोपैरासाइट इन्फेक्शन को तो रोकती ही है, लेकिन बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शंस होंगे उनको रोकने का भी काम करती हैं। अब भाई ये काम तो हमारी वो दूसरी सेल्स भी कर रही थी, बेसोफिल्स भी कर रही थी। तो अंतर क्या है? अंतर वही है कि जो एलर्जेंस होंगे उन एलर्जेंस को एंटीबॉडी पर बाइंड कराने के बाद जो एंटीबॉडी होंगी वो इनके रिसेप्टर्स पर जाकर के लग जाएंगे और फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। लेकिन वहां पर बेसोफिल्स में ऐसा नहीं हो रहा था। तो जो दो तरीके के इन्फेक्शंस को ये जो ओसिनोफिल्स हैं ये एक तरीके से ट्रीट करती हैं या कंट्रोल करती हैं, वो पहला हमारा एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं और दूसरे हमारे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें तो एक IL-5 साइटोकाइन मतलब छोटे छोटे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिग्नलिंग पाथवेज में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक साइटोकाइन है IL-5 करके, ये IL-5 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ओसिनोफिल के डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में और डिफरेंशिएशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये साइटोकाइन IL-5 होस्ट की बॉडी में ना हो तो ये जो हमारी ओसिनोफिल है ना तो ये मैच्योर होंगी
और ना इनका डिफरेंशिएशन होगा। तो चीजें समझने में आई। अब इसको थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं कि ये जो ओसिनोफिल्स होती हैं ये हमारी तीसरे नंबर की ग्रैनुलोसाइट्स हैं जिनके बारे में हमने बात की है। ये मेनली वीक फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, यानी फैगोसाइटोसिस तो करती हैं लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं करती हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स कर रही थी। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी की शेप का होता है और उसके अंदर 2 से 4 लोब्स होते हैं। अब ये जो हमारी ओसिनोफिल्स होती हैं ये बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन को भी कंट्रोल करती हैं और उसके साथ साथ वो इन्फेक्शंस को भी रोकती हैं जो एंडोपैरासाइट कॉज करते हैं। अब ये काम कैसे करती होंगी? ये कभी कभार तो काम हमारी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन के भी कर देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बता चुकी हूं कि कभी कभार ये हमारी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाती हैं, उस पर्टिकुलर नॉन सेल्फ एंटीजन को पकड़ेंगी, उसका डिग्रेडेशन होता है इसी पर्टिकुलर सेल के अंदर, इसी ओसिनोफिल के अंदर, और फिर उसका एक पेप्टाइड को ले जाकर के एमएससी के मॉलिक्यूल को दे दिया जाता है और वो जो एमएससी का मॉलिक्यूल होता है वो उस पर्टिकुलर पेप्टाइड को यानी नॉन सेल्फ एंटीजन के पर्टिकुलर पेप्टाइड को टी सेल को दिखाएगा। और जो टी सेल है जैसे ही उसको रिकॉग्नाइज करेगी कि ये होस्ट का प्रोटीन नहीं है, वैसे ही बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो कभी कभार ये ओसिनोफिल्स प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी बन जाती हैं, लेकिन कभी कभार ये पैथोजन को मारने का काम इन रिसेप्टर्स की हेल्प से करती हैं। यानी इनके सरफेस पर आईजीजी और आईजीई एंटीबॉडीज के रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। तो जैसे ही आईजीजी और आईजीई एंटीबॉडी को कोई पैथोजन बॉडी के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा, उसको पकड़ेंगी और कौन सा पैथोजन, एंडोपैरासाइट कोई भी नजर आएगा उसको पकड़ेंगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट पर अपनी पर बाइंड कराएंगी और ले करके भागेंगी सीधा इस ओसिनोफिल की तरफ, क्योंकि इस ओसिनोफिल पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए, उसके एफसी रीजन की एफिनिटी है इस रिसेप्टर के लिए। तो वो यहाँ आकर के बाइंड करेंगी और जैसे ही वो बाइंड करेंगी वैसे ही ये ओसिनोफिल जाग जाएगी और जागने के बाद ये क्या करती है, ये इस एंटीजन के साथ साथ इस एंटीबॉडी को भी निगल जाती है। और निगलने के बाद एक ही जगह होती है किसी भी इम्यून सेल के अंदर, वो होती है काल कोठरी जिसको नाम देते हैं लाइसोसोम, और वहां इस पैथोजन का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो ओसिनोफिल है ये पैथोजन को खत्म करती है। और एक लास्ट चीज लिखी हुई है, इससे एक प्रश्न पूछा गया था और ये क्या है कि एक साइटोकाइन का मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं IL-5, और ये जो IL-5 है अगर ये बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर ना हो तो इस ओसिनोफिल का ना तो मैच्योरेशन होगा ना डिफरेंशिएशन होगा। इसका मतलब जो ओसिनोफिल है वो एक्टिवेट होगी ही नहीं, वो मैच्योर होगी ही नहीं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये ओसिनोफिल्स वाला टॉपिक और कल बात करेंगे। एक लास्ट ग्रेनुलोसाइट्स बचती हैं जो कि मास्ट सेल जिनका नाम होता है। तो अगर आप लोगों को कंटेंट और वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं बना सकूं। और वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि अगर नई वीडियो आएगी तो वो आप लोगों तक फटाफट पहुंच जाए। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। बाय।